आपको अंदाजा नहीं है दोस्तों, अहमदाबाद से लंदन जा रहे ड्रीम लाइनर बोइंग 787 का जो हादसा हुआ था, जो बड़ी दुर्घटना हुई थी जिसमें कम से कम 250 लोग मारे गए थे, उसमें सारी कोशिश की जा रही है कि दुर्घटना का दोष दो पायलट्स यानी कैप्टन सुमित सब्रवाल और को पायलट क्लाइव कुंदर पर मढ़ दिया जाए। और इस साजिश में अंतरराष्ट्रीय एजेंसी शामिल हैं। यहां भारत के अंदर कुछ लोग एयर इंडिया को बचाना चाहते हैं, जबकि आप इस बात को बखूबी समझते हैं कि एयर इंडिया के प्लेनों का रखरखाव जो है वो जिम्मेदारी नागरिक उड्डयन मंत्रालय की है। मगर मैंने आपसे क्या कहा कि अंतरराष्ट्रीय तौर पर भी दोष मढ़ा जा रहा है पायलट्स के ऊपर। और मैं ऐसा क्यों कह रहा हूं? क्योंकि ड्रीम लाइनर बोइंग 787 एक अमेरिकी विमान है और इसी वक्त से चाहे बीबीसी हो चाहे सीएनएन, दोनों बोइंग 787 ड्रीम लाइनर को बचाने की कोशिश कर रहे हैं और अपने दर्शकों के सामने आधा अधूरा सच, अर्ध सत्य या सरल शब्दों में कहा जाए जो मुझे कहना नहीं चाहिए, कथित झूठ पेश कर रहे हैं। बीबीसी ने तो तमाम हदें पार कर दी है दोस्तों। बीबीसी आपके सामने आधा अधूरा सच पेश कर रहा है। बीबीसी ये कह रहा है कि एक पायलट ने दूसरे पायलट से कहा कि तुमने फ्यूल क्यों काटा, यानी कि इंजन को जाने वाला जो ईंधन होता है उसे क्यों काटा, यानी कि सिर्फ यह पहलू पेश किया। जबकि दूसरा पायलट जवाब में यह कहता है कि नहीं, मैंने नहीं काटा। कहने का अर्थ साफ है दोस्तों, दोनों पायलट जो मानसिक तौर पर अच्छी स्थिति में थे, दोनों पायलट जिनका एक लंबा चौड़ा तजुर्बा है, उनके सामने एक ऐसी तकनीकी दिक्कत पेश आई थी जिसके ऊपर उनका नियंत्रण नहीं था। यानी कि बीबीसी अर्ध सत्य पेश कर रहा है, सीएनएन आपके सामने आधा अधूरा सच पेश कर रहा है, जो निहायत ही शॉकिंग जानकारी है। अब मैं आपके सामने इस पूरी रिपोर्ट की जानकारी पेश करना चाहता हूं दोस्तों। एनडीटीवी के पत्रकार विष्णु सोम ने इसका पूरा सार पेश किया है और एक एक करके आपकी स्क्रीन पर यह जानकारी आ रही है और इससे दूध का दूध और पानी का पानी हो जाता है। क्योंकि यह हादसा क्या हुआ, इसकी शुरुआती जांच रिपोर्ट आ गई है और इसे अंतरराष्ट्रीय एजेंसीज ड्रीम लाइनर 787 को बचाने के लिए तोड़ मरोड़ कर पेश कर रहे हैं। सबसे पहले यह रिपोर्ट क्या कहती है, इस पर गौर किया जाए। टेक ऑफ के कुछ सेकंड बाद ही दोनों इंजन बंद हो गए। फ्यूल कट ऑफ स्विच रन से कट ऑफ कर दिए गए एक के बाद एक। कॉकपिट की रिकॉर्डिंग में एक पायलट पूछता है, तूने फ्यूल क्यों काटा? दूसरा जवाब देता है, मैंने नहीं काटा। तो गौर किया आपने इस दूसरे बिंदु पर। एक पायलट ने कहा होगा कि तुमने फ्यूल क्यों काटा, मगर दूसरा पायलट कहता है कि मैंने नहीं काटा। मगर बीबीसी क्या करता है, अपनी इस रिपोर्ट में यह कहता है कि गलती पायलट की थी। बीबीसी ने आधा अधूरा सच पेश करके इस रिपोर्ट का आंशिक हिस्सा बताया है, जिसमें एंकर यह कह रही हैं कि एक पायलट ने दूसरे पायलट से कहा कि तुमने फ्यूल क्यों काटा, मगर बीबीसी आपको यह नहीं बता रहा है कि दूसरे पायलट ने भी कहा कि मैंने नहीं काटा। सुनिए बीबीसी का यह अर्ध सत्य जो आप 42 सेकंड में देखने वाले हैं, देखिए। In the last hour, India's Air Accident Investigation Bureau has released its preliminary report into last month's Air India plane crash, which killed more than 270 people. The report has found no significant faults with the plane. It says both fuel control switches, which are used to turn engines on or off when on the ground, were moved shortly after takeoff, causing both engines to lose thrust. While the investigation is continuing, it is clear that attention is now focused on the actions of the pilots. In the cockpit voice recording, the report says one of the pilots is heard asking the other why he did the cutoff. Air India flight... आखिर क्यों? क्या ड्रीम लाइनर 787 को बचाने की कोशिश की जा रही है? क्या बीबीसी इस साजिश में शामिल है? और सिर्फ बीबीसी नहीं, सीएनएन भी ऐसा कर रहा है। कैसे? कुछ देर बाद। मगर उससे पहले मैं आपको बतलाना चाहता हूं यह रिपोर्ट आगे क्या कहती है आपकी स्क्रीन पर। रैम एयर टर्बाइन यानी रैट खुद एक्टिव हो गया, यानी पूरी तरह से पावर चली गई। यह सीसीटीवी में भी दिखा। इंजन फिर से स्टार्ट करने की कोशिश हुई। इंजन 1 थोड़ी हरकत में दिखा, लेकिन इंजन 2 चालू नहीं हुआ। प्लेन सिर्फ 32 सेकंड तक हवा में रहा। रनवे में सिर्फ 0.9 नॉटिकल मील दूर एक हॉस्टल पर जा गिरा। थ्रस्ट लीवर आइडल पर मिले, लेकिन ब्लैक बॉक्स दिखाता है कि टेक ऑफ पावर चालू थी,
मतलब कहीं ना कहीं कुछ गड़बड़ या डिस्कनेक्ट हुआ। फ्यूल की जांच हुई, बिल्कुल साफ निकला, रीफ्यूलिंग से भी कोई गड़बड़ नहीं। फ्लैप 5 डिग्री और लैंडिंग गियर नीचे टेक ऑफ के लिए बिल्कुल नॉर्मल पोजीशन में थे। ना कोई पक्षी टकराया, ना मौसम में दिक्कत, साफ आसमान, अच्छी विजिबिलिटी और हल्की हवा। दोनों पायलट मेडिकल और रेस्ट के हिसाब से फिट थे और इस तरह के प्लेन उड़ाने का अच्छा अनुभव भी था। अब मैं चाहता हूं आप 11वें अंक पर गौर करें। यहां पर सीधे सवाल उठ रहा है एयर इंडिया पर। तोड़फोड़ जैसा कुछ नहीं मिला अभी, लेकिन FAA की एक पुरानी चेतावनी थी कि फ्यूल स्विच में तकनीकी गड़बड़ी हो सकती है, जिसकी जांच एयर इंडिया ने नहीं करवाई थी। प्लेन का वजन और बैलेंस ठीक था, अंदर कोई खतरनाक सामान नहीं था। तो आपने गौर किया इस 11वें अंक पर, जो कहता है कि FAA ने चेतावनी दी थी कि फ्यूल स्विच में तकनीकी गड़बड़ी हो सकती थी, जिसकी जांच एयर इंडिया ने नहीं करवाई। अब मैं आपसे पूछना चाहता हूं, यहां पर पायलट्स का क्या दोष है? आखिर क्या वजह है कि BBC आधी अधूरी जानकारी पेश कर रहा है? CNN भी यही कर रहा है दोस्तों। CNN की क्या रिपोर्ट है आपकी स्क्रीन पर? Engine fuel supply was cut just before Air India jet crash, preliminary report says. किसने काटा? किसने काटा इंजन फ्यूल सप्लाई जिसका दावा CNN कर रहा है? आखिर CNN अपने दर्शकों तक आधी अधूरी जानकारी क्यों पेश कर रहा है? क्या सारी कोशिश बोइंग 787 ड्रीमलाइनर को बचाने की है? CNN की खबर क्या कहती है, इस पर गौर किया जाए। CNN को मिली रिपोर्ट के मुताबिक, जो कि भारत की एयरक्राफ्ट एक्सीडेंट इन्वेस्टिगेशन ब्यूरो ने तैयार की है, बोइंग 787 ड्रीमलाइनर के कॉकपिट में फ्यूल कंट्रोल स्विच पलटे गए थे, जिससे इंजनों को फ्यूल मिलना बंद हो गया। जांचकर्ताओं ने प्लेन के ब्लैक बॉक्स से डेटा निकाला, जिसमें 49 घंटे की फ्लाइट की जानकारी और क्रैश से जुड़े 2 घंटे का कॉकपिट ऑडियो मिला। रिपोर्ट के अनुसार प्लेन की स्पीड 180 नॉट्स तक पहुंच चुकी थी। तभी दोनों इंजन्स के फ्यूल कट ऑफ स्विच एक के बाद एक सिर्फ 1 सेकंड के गैप में रन ऑफ से कट ऑफ में कर दिए गए, चले गए। सबसे बड़ी बात, यह जिम्मेदारी एयर इंडिया की थी। एयर इंडिया की जिम्मेदारी होती है रखरखाव की। सबसे बड़ी बात, एयर इंडिया को देखना चाहिए था कि क्या वो फ्यूल स्विच काम कर रहे हैं। और जहां तक एयर इंडिया के रखरखाव की बात है, यह जिम्मेदारी किसी और की नहीं, नागरिक उड्डयन मंत्रालय की है। और वो जानकारी अब मैं आपके सामने पेश करने वाला हूं, जो पहले भी मैं आपके सामने पेश कर चुका हूं। गौर कीजिएगा, एयर इंडिया के जहाजों की मरम्मत और मेंटेनेंस का काम एयर इंडिया इंजीनियरिंग सर्विसेज लिमिटेड यानी AIESL संभालती है। यह अभी भी भारत सरकार की ही कंपनी है और नागरिक उड्डयन मंत्रालय के तहत आती है। सरकार AIESL को बेचने की तैयारी में है, लेकिन अभी तक इसकी बिक्री पूरी नहीं हुई है। यानी टेक्निकली यह अब भी सरकारी कंपनी है और एयर इंडिया अपने ज्यादातर प्लेनों के लिए इसी की सर्विस का इस्तेमाल करता है। और आगे बढ़ने से पहले एक जरूरी संदेश, मेरे कार्यक्रमों के लिए आप नोटिफिकेशन का इंतजार मत कीजिए। मेरे चैनल में जाइए और खुद जाकर कार्यक्रम देखिए और रहिए अपडेटेड। और हां, ज्वाइन कीजिए मेरा चैनल। देखिए यह जरूरी संदेश। स्वतंत्र और आजाद पत्रकारिता का समर्थन कीजिए, सच में मेरा साथी बनिए। बहुत आसान है दोस्तों, इस ज्वाइन बटन को दबाइए और आपके सामने आएंगे ये 3 विकल्प, इनमें से एक चुनिए और सच के इस सफर में मेरा साथी बनिए। तो जाहिर सी बात है, अगर फ्यूल स्विच काम नहीं कर रहा है तो जिम्मेदारी किसकी है? एयर इंडिया की है। एयर इंडिया के प्लेन्स की रखरखाव कौन करता है? AIESL। और यह किसके अंतर्गत आता है? नागरिक उड्डयन मंत्रालय के अंतर्गत। तो मैं फिर आपसे पूछना चाहता हूं, ऐसे में कैप्टन सुमित सभरवाल और क्लाइव कुंदर, जो कि उनके को पायलट थे, उन पर इसकी जिम्मेदारी, इसका ठीकरा क्यों फोड़ा जा रहा है? कौन है इस साजिश के पीछे? क्यों BBC और CNN ड्रीमलाइनर बोइंग 787 के लिए फील्डिंग कर रहे हैं? यह सवाल तो किया ही जाएगा ना। और यह मत भूलिए दोस्तों, इसकी जमीन हमारे गृह मंत्री पहले ही तैयार कर चुके थे। क्या कहा था देश के गृह मंत्री ने? कि एक्सीडेंट को रोका नहीं जा सकता। अरे जब लापरवाही होगी तो दुर्घटना होगी। आपको याद है या आप भूल गए? क्या कहा था देश के गृह मंत्री ने? फिर से सुनिए। मैं एक बात जरूर कहना चाहता हूं कि ये एक्सीडेंट है, एक्सीडेंट को कोई रोक नहीं सकता।
सबसे बड़ी बात, ड्रीमलाइनर 787, इसमें कुछ टेक्निकल दिक्कतें हैं। ये पहले विसिल ब्लोअर सैम सालेपुर उठा चुके हैं और मैं आपको बतलाना चाहता हूं उन्होंने क्या कहा था। साथ ही मैं उनकी आवाज भी आपको सुनाऊंगा। सबसे पहले उन्होंने क्या कहा था ड्रीमलाइनर 787 के बारे में, इस पर गौर किया जाए। विसिल ब्लोअर सैम सालेपुर, जो करीब 20 साल तक बोइंग में काम कर चुके हैं, उन्होंने पिछले साल आरोप लगाया था कि कंपनी ने सेफ्टी से ज्यादा प्रॉफिट को तवज्जो दी। उनका कहना था कि बोइंग का 787 ड्रीमलाइनर विमान असेंबली की खामियों से जूझ रहा है, जो सुरक्षा के लिए बड़ा खतरा है। उनके वकीलों ने कहा, सालेपुर की चेतावनी सुनने की बजाय बोइंग ने प्लेन को जल्दी से जल्दी बाजार में उतारने को प्राथमिकता दी, जबकि उन्हें पता था कि सालेपुर जिन दिक्कतों की बातें कर रहे हैं वो पूरी तरह से वाजिब और साबित हो चुकी है। बाद में सालेपुर ने अमेरिकी सेनेट को बताया कि ड्रीमलाइनर के ढांचे यानी फ्यूजलेज में स्ट्रक्चरल प्रॉब्लम्स हैं। उन्होंने कहा कि छोटी छोटी दरारें और गलत तरीके से की गई असेंबली से जल्दी घिसावट और स्ट्रक्चरल फेलियर हो सकता है। सुनिए सैम सालेपुर ने क्या कहा था पूरी एक कमेटी के सामने, और वो जो बातें कर रहे हैं उसका हिंदी में अनुवाद मैं आपको साथ साथ दिखाता रहूंगा, गौर कीजिएगा। I have analyzed Boeing's own data to conclude that the company is taking manufacturing shortcuts on the 787 program that may significantly reduce the airplane safety and the life cycle. Since 2013, there have been serious issues on the 787 program, not properly closing thousands of gaps in its assembly of the fuselage on major joints. Boeing's standard says that these gaps must be closed, usually by a small shim or filler called a shim when they exceed 5 thousandths of an inch. This seems very small. Boeing's PR team like to call it the width of a human hair when you are operating at 35,000 feet. Details are that the size of a human hair can be a matter of a life and death. In a rush to address its bottlenecks in production, Boeing hit problems pushing pieces together with excessive force. सबसे बड़ी बात, बोइंग के सीईओ, उनकी ग्रिलिंग हुई थी, और अगर आप ग्रिलिंग देखेंगे ना दोस्तों, उनके पास एक शब्द नहीं था, पूरी तरह से निशब्द हो गए थे। आज इन लोगों को कथित तौर पर बचाने की कोशिश की जा रही है अंतर्राष्ट्रीय मीडिया द्वारा। सबसे बड़ी बात, हमारी सरकार इस मुद्दे पर खामोश है। सारा ठीकरा फोड़ा जा रहा है कैप्टन सुमित सब्रवाल और को पायलट क्लाइव कुंदर पर। मैं पूछना चाहता हूं क्यों, मगर उससे पहले मैं आपको दिखाना चाहता हूं किस तरह से बोइंग के सीईओ को ग्रिल किया गया था। What is it that you get paid currently? Senator, that's well disclosed in our proxy documents in each of the years that I've been employed. Yeah, but what is it? It's a big number, sir. Well, let me help you out. It's 32.8 million this year. Does that sound right? Yes, it does. That's a 45% increase over last year. Does that sound right? Yes, it does. What is it you get paid to do exactly? I get paid to run the Boeing company. Yeah. So just help me understand that. I mean, do you get paid for transparency? Is that one of the metrics for your income? I think the board counts on me for transparency. Really? Because you're under investigation for falsifying 787 inspection records. The Boeing's under criminal investigation for the Alaska Airlines flight. You were investigated by DOJ for criminal conspiracy to defraud the FAA. This is all in your tenure. This doesn't sound like a lot of transparency to me. और फिर आप भूल गए कि किस तरह से सीईओ डेव कैलाहान को अपने पद से इस्तीफा देना पड़ा था। हमारे सामने ये तथ्य हैं, मगर इन तथ्यों को पूरी तरह से नजरअंदाज कर दिया गया है और कोशिश की जा रही है कि पूरी तरह से इस मामले को 2 पायलट्स के सिर पर डाल दिया जाए। क्यों? याद है आपको, बोइंग के सीईओ डेव कैलाहान ने अपने पद से इस्तीफा दिया था। फिर से सुनिए।
A major shakeup this morning at Boeing. The CEO is stepping down. BNN Bloomberg's Paul Bagnall is joining me now with more on this breaking news this morning. So a major reshuffle at Boeing. Paul, what's happening? It's a huge reshuffling, Marcia, and it, of course, is a response to the concerns about safety at Boeing that have been present ever since that panel blew out of an Alaska Airlines flight in midair. That was a Boeing 737 aircraft, and Boeing has been in crisis mode since then. So the news is Dave Calhoun, he's the CEO of the company. He will leave at the end of this year. So he'll be in place till the end of this year, but will leave at the end of 2024. Chairman Larry Kellner will not stand for re-election. So the next time there's an election of board of directors members, the chairman will not, the incumbent chairman will not be there. And Stan Deal, who leads the commercial airplanes division. और जहां तक एयर इंडिया की बात है दोस्तों, एयर इंडिया का जो सुरक्षा का रिकॉर्ड है वो हम देख रहे हैं। जब से ये बड़ा विमान हादसा हुआ है, न जाने कितनी ऐसी खबरें आई हैं कि एयर इंडिया के विमान को बीच हवा से वापस जाना पड़ा क्योंकि कोई तकनीकी खराबी आ गई थी। कई बार प्लेन्स ने उड़ान नहीं भरी क्योंकि तकनीकी खराबी मौजूद थी। और गौर कीजिएगा इससे पहले क्या क्या नहीं हुआ। आपके स्क्रीन पर एयर इंडिया में हाल के समय में सबसे ज्यादा निम्नलिखित तकनीकी समस्याएं सामने आई हैं। हाइड्रोलिक सिस्टम फेल होना। तिरुचिरापल्ली से शारजा जा रही फ्लाइट में हाइड्रोलिक फेलियर हुआ, जिससे पायलट को इमरजेंसी घोषित करनी पड़ी और विमान को कई घंटे हवा में घुमाना पड़ा। केबिन प्रेशर की समस्या। मुंबई से लंदन जा रहे बोइंग 777 फ्लाइट को केबिन में दबाव संबंधी तकनीकी खराबी के कारण वापस लौटना पड़ा। तकनीकी खराबी के कारण फ्लाइट्स का लौटना, कई बार उड़ान के दौरान तकनीकी दिक्कतें आने पर विमान को बीच रास्ते में वापस लौटना पड़ा है। और इसी तरह से लंदन जा रही यह फ्लाइट क्रैश हो गई। और मारे सिर्फ वो लोग नहीं गए दोस्तों जो लोग उस फ्लाइट के अंदर थे, सिर्फ एक व्यक्ति बचा। मारे वो लोग भी गए जो एक हॉस्टल में थे, खाना खा रहे थे और उस वक्त यह हादसा हुआ जब वो लंच कर रहे थे। मगर आज मैं एक कदम और आगे जाना चाहता हूं दोस्तों। यह सिर्फ 260 लोगों की मौतें नहीं हुई हैं। कोशिश की जा रही कि इसके जरिए सच को खत्म कर दिया जाए, सच का गला घोंट दिया जाए, और यही तो हो रहा है। अभी जो मैंने आपके सामने जानकारी पेश की तथ्यों पर आधारित है। मैंने ड्रीम लाइनर 787 की पोल आपके सामने खोल दी, एयर इंडिया की पोल खोल दी, रख रखाव को लेकर जिम्मेदारी किसकी है वो आपके सामने रखी। क्या कहा था गृह मंत्री ने यह भी आपके सामने रखा। इंटरनेशनल मीडिया का झूठ वो भी आपके सामने रखा। ऐसे में मुझे बताइए दोस्तों, क्या दोष पायलट्स पर देना सही होगा? और क्या अपनी जिम्मेदारी से बचने के लिए, टाटा को बचाने के लिए, एयर इंडिया को बचाने के लिए, ड्रीम लाइनर 787 को बचाने के लिए कैप्टन सुमित सब्रवाल और क्लाइव सुंदर को बलि का बकरा बनाया जा रहा है जो अब जिंदा नहीं है? उनके परिवार के साथ इससे बड़ी नाइंसाफी क्या हो सकती है, मैं आपसे पूछना चाहता हूं। उनके परिवार को उनकी गैर मौजूदगी में यह पूरी जिंदगी बितानी है और अब इस वक्त उन्हें बदनाम करने की कोशिश की जा रही है। मैं उम्मीद करता हूं कि यह अदृश्य ताकतें बाज आएंगी। अभिसार शर्मा को दीजिए इजाजत। नमस्कार।